दोस्तों, हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को आज दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसीज में शुमार किया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसरो की इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय इसमें काम करने वाले हमारे देश के महान साइंटिस्ट को ही जाता है। और इसरो के एक ऐसे ही ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर नाम्बी नारायण जी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1994 में नाम्बी नारायण एक ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि अगर उस टाइम पूरा हो जाता तो दुनिया को इसरो की ताकत 90s के दौरान ही पता चल जाती। लेकिन एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी के चलते, जिसमें अमेरिका से लेकर रूस तक कई देश इन्वॉल्व थे, नाम्बी नारायण जी को एक झूठे जासूसी के केस में फंसा दिया गया और उन पर आरोप लगाए गए कि वो इसरो की खुफिया इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे हैं। और दोस्तों, इसी कॉन्स्पिरेंसी की वजह से इसरो को जो सक्सेस 1999 में ही मिल जानी चाहिए थी, वो उसे 2014 में जाकर मिली और इसरो करीब 15 साल पीछे चला गया। अब इसरो का ये जासूसी कांड क्या था और क्यों एक निर्दोष साइंटिस्ट को इसमें फंसाया गया, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे नाम्बी नारायण जी की इस लाइफ स्टोरी पर रॉकेटरी नाम की एक फिल्म भी आने वाली है, जिसमें कि आर माधवन नाम्बी जी का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, नाम्बी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 के दिन केरल राज्य के एक छोटे से गांव नागरकोइल में रहने वाली एक तमिल फैमिली में हुआ था। अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई उन्होंने डीवीडी हायर सेकेंडरी नाम के एक लोकल स्कूल से की और उसके बाद तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने अपना एमटेक कंप्लीट किया। नाम्बी जी शुरुआत से ही इसरो में काम करके देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते थे और फिर एक बार 1966 के दौरान उनकी मुलाकात उस समय के इसरो चेयरमैन विक्रम साराभाई से हुई और इस मुलाकात के बाद उन्हें यह पता चला कि इसरो में सिर्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ही जॉब दी जाती है। विक्रम साराभाई नाम्बी जी के टैलेंट को उस पहली मुलाकात में ही पहचान गए थे, इसीलिए उन्होंने उनको सलाह दी कि वो आगे की पढ़ाई किसी आईवी लीग कॉलेज से पूरी करें। और दोस्तों, विक्रम सर की सलाह मानते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नाम्बी जी ने पहले नासा की फेलोशिप हासिल की और उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट किया। नाम्बी जी की काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें नासा की तरफ से खुद एक जॉब ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका की जगह अपने देश के लिए काम करने को चुना और वापस भारत आकर इसरो को एज ए रॉकेट साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया। इसरो के लिए काम करते हुए नाम्बी जी ने भारत को लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया और ये अर्ली 70s का दौर था जब एपीजे अब्दुल कलाम सर अपनी टीम के साथ सॉलिड मोटर्स पर काम कर रहे थे। असल में नाम्बी जी एक ऐसे विजनरी साइंटिस्ट थे जो कि हमेशा 20 से 30 साल आगे की सोच रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 70s के दौरान ही यह प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर इसरो को सिविलियन स्पेस प्रोग्राम में सक्सेस हासिल करनी है और अपने मिशंस के लिए इंसानों को स्पेस में भेजना है तो इसके लिए लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने उसी समय से ही लिक्विड फ्यूल इंजन्स पर काम करना शुरू कर दिया और फिर अपनी मेहनत, लगन व तेज दिमाग से उन्होंने भारत और इसरो के लिए विकास इंजन को डेवलप कर दिया। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विकास इंजन एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन है जिसका इस्तेमाल इसरो के PSLV और GSLV दोनों ही लॉन्च व्हीकल्स में किया जाता है और PSLV वही लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में किया गया था। यानी कि चंद्रयान 1 मिशन को सक्सेसफुल बनाने में नाम्बी सर का बहुत अहम योगदान रहा था। अब यहाँ तक तो नाम्बी जी के लाइफ और करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उन्होंने इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। दरअसल 1992 के दौरान भारत और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग रूस 235 करोड़ रुपए के बदले में भारत को क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला था। अब अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर भारत को यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल गई तो फिर इसरो उसका सीधा सीधा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका किसी भी हाल में यह टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में नहीं लगने देना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने रूस के ऊपर यह एग्रीमेंट कैंसिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने रूस को एक लेटर लिखकर यह धमकी भी दी कि अगर रूस ने भारत के साथ अपना यह समझौता रद्द नहीं किया तो फिर उसे उनके ग्रुप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर रूस अमेरिका की इस धमकी से डर गया और उसने भारत के साथ अपने एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया।
लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हुए उन्होंने रूस के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें कि यह तय किया गया कि भारत और रूस के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर भारत के लिए क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन बनाएंगे। यानी कि इस एग्रीमेंट के जरिए रूस के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए बिना ही भारत का टारगेट अचीव हो जाएगा, जो कि नाम्बी नारायण जी के अकॉर्डिंग साल 1999 तक हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे कि नाम्बी नारायण जी की लाइफ और इसरो का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल हुआ यह कि अक्टूबर 1994 के दौरान तिरुवनंतपुरम में मरियम रशीदा नाम की एक महिला को पुलिस ने अरेस्ट किया और उस महिला पर ये आरोप लगाए गए कि वो इसरो की रिसर्च से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और रॉकेट्स की ड्राइंग वगैरह पाकिस्तान को भेज रही है। इसके बाद से अगले महीने यानी कि नवंबर में पुलिस ने इस केस में नाम्बी जी समेत इसरो में काम करने वाले और कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना था कि ये सभी लोग मरियम रशीदा से मिले हुए हैं और यही लोग इसरो के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे देते थे। उस समय पुलिस ने जैसे तैसे करके इन सभी का कनेक्शन मरियम के साथ जोड़ दिया। अब दोस्तों नाम्बी सर चूंकि उस समय इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे, इसीलिए उनके अरेस्ट होने से इस प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से रुक गया। साथ ही भारत और रूस के बीच क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर जो नया समझौता हुआ था वो भी पूरी तरह से रद्द हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि अपनी पूरी लाइफ देश को ही डेडिकेट करने का इरादा कर चुका था, उसे एक झूठे जासूसी केस में लगातार 50 दिनों तक जेल में रखा गया। इन 50 दिनों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो व केरला की स्टेट पुलिस के द्वारा नाम्बी जी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। यहाँ तक कि उन पर यह भी दबाव बनाया गया कि वो इस केस में इसरो के टॉप ऑफिशियल्स को फंसा दे, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। नाम्बी नारायण जी ने इस बात को खुद बताया था कि इंटेरोगेशन के दौरान उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। हालांकि पुलिस के पास नाम्बी जी के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी अखबारों में उनके खिलाफ आर्टिकल छपते रहे और लोगों के सामने उनकी ऐसी इमेज पेश की गई कि लोगों ने भी उन्हें देशद्रोही मान लिया। अब दोस्तों ये केस चलते चलते लगभग 2 साल का समय बीत गया और तब जाकर अप्रैल 1996 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट केरला कोर्ट के सामने रखी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि जासूसी और देशद्रोह का ये पूरा केस झूठा था और इसरो की कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट कभी किसी दूसरे देश में गए ही नहीं। अब केरला कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और नाम्बी जी पर लगाए गए सारे आरोप हटा लिए गए। हालांकि आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू के दौरान नाम्बी सर ने कहा था कि उन्हें फंसाने के पीछे किसी फॉरेन पावर का हाथ हो सकता है। अब इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे अमेरिका था या फिर फ्रांस, हम किसी भी देश का खुलकर नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास किसी भी देश के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इन सभी के पीछे किसी न किसी विदेशी ताकत का हाथ तो जरूर था, क्योंकि इस केस की वजह से सिर्फ नाम्बी सर का ही नहीं बल्कि इसरो और भारत का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। असल में जिस क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट को इसरो 1999 में ही पूरा करने वाला था, वो इस केस की वजह से साल 2014 में जाकर पूरा हो पाया। यानी कि इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से इसरो 15 साल पीछे रह गया। अब साल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने नाम्बी नारायण सर को पद्म भूषण से सम्मानित करके उन दागों को धोने की कोशिश की जो कि उनके चरित्र पर लगाए गए थे। और इसके पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी जी को केरला गवर्नमेंट के द्वारा 50 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन दिए जाने का आदेश दिया था। हालांकि केरला गवर्नमेंट ने उन्हें 50 लाख की जगह पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया था। लेकिन दोस्तों आप खुद ही बताइए कि एक झूठे केस की वजह से नाम्बी सर ने जितना कुछ झेला, जितना उनका समय खराब हुआ और इसरो का जो नुकसान हुआ, क्या इस सब की भरपाई किसी कंपनसेशन से की जा सकती है? बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।